हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपके उत्तराखंड जीके से संबंधित रहने वाले हैं। और उत्तराखंड की ये क्लास हमारी उत्तराखंड रिवीजन क्लास नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक 474 प्रश्न दोस्तों कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम 475 से लेकर के 675 तक 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, खनिज सहायक, वीडियो वीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चन को दोस्तों हम वन लाइनर के बेसिस पे पढ़ते हुए चलेंगे और एज ए रिवीजन क्लास आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास वाले सेक्शन में, जहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही हमने आपको कई सारी वीडियो दे रखी है। और उसमें दोस्तों 4 घंटे का आपका एक मैराथन क्लास भी है, जो कि उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें है, जहां से आपको 10 से प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। और कुछ प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, कुछ डेमो सेट्स पड़े हुए हैं, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है वो सभी वीडियोज। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, कमेंट जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दिया करो। और वीडियो में कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके बाद में अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं उसे कमेंट में पिनअप कर देता हूं, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स भी देखते हुए जरूर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि 475वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है दोस्तों कौन सा, चंपावत। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वह है दोस्तों चमोली। चमोली और चंपावत। अगला प्रश्न है, बाल मिठाई का घर नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर कहा जाता है। उत्तराखंड में वन नगरी या सैन्य नगरी या विज्ञान नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देहरादून को वन नगरी, सैन्य नगरी या विज्ञान नगरी या लीची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी दोस्तों चमोली में स्थित है। और 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी, फूलों की घाटी की। कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो तुंगनाथ मंदिर दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर के रूप में जाना जाता है। तुंगनाथ मंदिर, जहां पे भगवान शिव के भुजंग वाले भाग की पूजा होती है। और ये तुंगनाथ मंदिर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी के पास में चंद्रशिला भी स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय दोस्तों हमारा नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। 20वें उच्च न्यायालय, भारत के संदर्भ में 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल हाईकोर्ट का गठन हुआ था। कहाँ पे, नैनीताल में। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से दोस्तों जिया रानी को जाना जाता है। किसे, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, किसे, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई नाम से जाना जाता है। वहीं गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से या गढ़वाल की झांसी की रानी नाम से किसे जाना जाता है। तो तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कौन, कंचन सिंह भट्टाचार्य जी। 483वां प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी नाम से किसे जाना जाता है। तो इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे जी को जाना जाता है। और गढ़वाल का गांधी नाम से जयानंद भारती को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तरकाशी में स्थित है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को होती है। उत्तराखंड का प्रथम रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम रमन मैगसेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। कब, 1982 में। और उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों को रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। 2 व्यक्तियों को। एक है चंडी प्रसाद भट्ट जो पर्यावरणविद हैं, और दूसरे हैं दोस्तों क्या, दीप जोशी जी। कौन, दीप जोशी, जिन्हें 2009 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अमोद्य भूति किस वंश का शासक था। तो अमोद्य भूति दोस्तों कुलिंद वंश का शासक था। और कुलिंद वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में हम अमोद्य भूति को जानते हैं। अमोद्य भूति ने अपनी मुद्राएं भी चलाई थी, जो कि हमारी अमोद्य भूति प्रकार की मुद्राओं के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, आदिगुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड आए थे। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी कार्तिकेयपुर राजवंश के समय पे उत्तराखंड आए थे। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय पे। आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है केदारनाथ में, जहां पे उन्होंने 820 ईस्वी में समाधि ली थी। और आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली कहाँ पे स्थित है। तो जोशीमठ में इनकी तपस्थली स्थित है। अगला प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर कब त्यागा था। तो 820 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपना शरीर त्यागा था। और कहां पर त्यागा था, केदारनाथ में। कहां पे, केदारनाथ। कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें दोस्तों किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है। इसमें उत्तराखंड को मानुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि कहकर संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड के
कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम राजनीतिक राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के कुलिंद राजवंश को प्रथम राजनीतिक राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश प्रथम ऐतिहासिक राजवंश और कुलिंद राजवंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को 25 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन कौन से मॉडल के आधार पर किया जाता है, किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के आधार पर उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना कब हुई थी? 2005 में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना हुई थी 2005 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का आकार कैसा है? तो उत्तराखंड का आकार दोस्तों क्या आयताकार है उत्तराखंड का आकार। उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो उत्तराखंड की अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार कितना है? तो पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक उत्तराखंड का पूर्वी देशांतर पर विस्तार है। तो उत्तराखंड की स्थिति कहां पे है? तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हमारा उत्तराखंड स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर हमारा इसका विस्तार पाया जाता है कितना? 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार पाया जाता है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक? ये टोटल लंबाई कितनी है उत्तराखंड की? 358 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कुल चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण तक? जो चौड़ाई है दोस्तों क्या 320 किलोमीटर। देखिए लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, तो उत्तराखंड राज्य का आकार इसीलिए हम क्या कहते हैं? आयताकार है। याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड की कुल लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम तक? 358 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जनपद है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है क्या पिथौरागढ़? उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है दोस्तों? तो देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है दोस्तों? उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा है दोस्तों? यह है उधम सिंह नगर जनपद उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जनपद है। ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखिएगा। उत्तराखंड के पूर्वी जनपद सबसे पूर्वी पिथौरागढ़, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी उत्तरकाशी और दक्षिणी हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, दूधातोली पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है जिसे उत्तराखंड का पामीर नाम से जाना जाता है? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला दोस्तों हमारी 3 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, दूसरे नंबर पे इसका विस्तार पाया जाता है चमोली में, और तीसरे नंबर पे पाया जाता है इसका विस्तार कहां पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में। ये श्रीनगर नहीं होगा, यहाँ पे अल्मोड़ा होगा। ठीक है, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार 3 जनपदों में पाया जाता है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। सर्वाधिक विस्तार कहां पे? पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर नाम से जाना जाता है। पंचनद नाम से भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। और यह दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो मध्य हिमालय के अंतर्गत हमारा ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला आती है, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को पंचनद नाम से जाना जाता है, जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ही होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों पश्चिमी नयार नदी, पूर्वी नयार नदी, विनो नदी का उद्गम भी दोस्तों हमारा कहां? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ही होता है। ठीक है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, विनो, और अगली शायद एक आटागाड़ नदी। हाँ, आटागाड़ का उद्गम भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? दूधातोली को कहते हैं। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना दोस्तों आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्राचीन काल में विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध कण्वाश्रम, जिसे कण्व ऋषि के आश्रम के रूप में या कण्व ऋषि की तपस्थली या कालिदास की तपस्थली के रूप में जाना जाता है, कहां स्थित है? माली नदी के तट पर स्थित है। और कौन से जनपद में दोस्तों? यह हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी हेतु भी प्रसिद्ध माना जाता है क्या? कण्वाश्रम। कण्वाश्रम में ही कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है, शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। नशा नहीं रोजगार दो किस आंदोलन का नारा था? तो शराब विरोधी आंदोलन का नारा था। अगला प्रश्न है, राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों हमारा 1947 के बाद से ही उत्तराखंड में विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू हो गया था। और एट लास्ट उसके बाद में उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1973 में उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। सबसे पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1905 में गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। किसके द्वारा? गिरिजानंद नैथानी जी के द्वारा इसका संपादन शुरू किया गया था। ठीक है, तो गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र कब शुरू हुआ? 1905 में। ठीक है, और गढ़वाल समाचार नामक पत्र कब से शुरू हुआ था? गढ़वाल समाचार दोस्तों 1902 से शुरू हुआ था, वह भी गिरिजानंद नैथानी जी के संपादन में ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। और कब किया था? 1911 में किया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन 2 सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो कमला एवं बसंती, ये 2 दोस्तों सगी बहनें हैं जिन्होंने लक्ष्मी आश्रम से संबंधित सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। लक्ष्मी आश्रम कहां पे स्थित है? बागेश्वर जनपद के कौसानी में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी जी 1929 में कुमाऊं यात्रा पर आए थे,
जहां पर वह कुमाऊं में 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक रहे थे। तो गढ़वाल में 1929 में वो कब से कब तक रहे, तो 16 से 24 अक्टूबर तक उन्होंने फिर गढ़वाल की यात्रा भी करी थी 1929 में ही। तो याद रखना है, कुमाऊं में 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक और गढ़वाल में दोस्तों 16 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को क्या कहा गया, तो प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ का नाम हमें देखने को मिलता है दोस्तों भ्रंगतुंग। भ्रंगतुंग केदारनाथ का प्राचीन नाम देखने को मिलता है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, गरुड़ था। और चंद राजवंश में एक राजा होता है कौन, ज्ञानचंद, जिसे हम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं, जो कि दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम चंद्रवंशी शासक होता है। और उसका राज चिन्ह क्या था, तो गरुड़ ज्ञानचंद का राज चिन्ह गरुड़ था, क्योंकि उसे गरुड़ की उपाधि दी थी। किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक या कहीं कहीं मोहम्मद बिन तुगलक, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, तो दोनों ही याद करिएगा। ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक वैसे ज्यादा सही आंसर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, टिहरी को किसने बसाया था, सुदर्शन शाह ने टिहरी को बसाया था 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी के संस्थापक के रूप में भी सुदर्शन शाह को जाना जाता है। पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया, पौड़ी गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ है, ये प्रश्न आपको पढ़ना है। तो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था दोस्तों कब, 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन होता है। ठीक है। गढ़वाल मंडल का गठन कब होता है, 1969 में होता है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब होती है, 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना, यह प्रश्न पूछा गया, तो 1969 में ही पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी बना दिया गया था। अगर की सीमा रेखा दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि उत्तराखंड के कितने ऐसे जनपद हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि दूसरे राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड के 6 जनपद हैं दोस्तों जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब उत्तराखंड कितने अन्य राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और उत्तराखंड के 5 जो जिले हैं दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, और 2 जो जिले हैं वह हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, उधम सिंह नगर जनपद, नैनीताल जनपद, ये दोस्तों टिहरी नहीं होगा, ये पौड़ी होगा। ठीक है। टिहरी नहीं है, पौड़ी होगा यहाँ पे, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी। जिसमें से दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद, नैनीताल जनपद, पौड़ी गढ़वाल जनपद, हरिद्वार जनपद और देहरादून जनपद, ये 5 जनपद उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और देहरादून और उत्तरकाशी जनपद जो है यह हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछाता है उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद कौन सा है, देहरादून है। और उत्तराखंड का एकमात्र जनपद जो 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है वो भी दोस्तों हमारा देहरादून हो जाएगा, क्योंकि देहरादून उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिलों के साथ बनाता है, उत्तराखंड 2 कितने राज्यों के साथ में, 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, टोटल 6 जनपद बनाते हैं। ठीक है। टिहरी को काट के पौड़ी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा रेखा स्पर्श करती है किस जनपद की, तो उधम सिंह नगर दोस्तों उत्तर प्रदेश से अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के साथ में सर्वाधिक कम या सबसे कम सीमा कौन साझा करता है, नैनीताल जनपद। तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में, उधम सिंह नगर जनपद बनाता है। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, नैनीताल जनपद बनाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो सबसे ज्यादा जनपदों से घिरा हुआ है, या उत्तराखंड में सर्वाधिक जनपदों से जिस जनपद की सीमा लगती है तो वह है पौड़ी गढ़वाल जनपद, जो कि 7 जनपदों से घिरा हुआ है। ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन 7 जनपदों से घिरा हुआ है हमारा कौन सा, पौड़ी गढ़वाल जनपद। क्या, उधम सिंह नगर, काशीपुर, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। इन 7 जनपदों से घिरा हुआ है हमारा क्या, पौड़ी गढ़वाल जनपद। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, जो कि देहरादून है, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को कितने धरातली विन्यास के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उत्तराखंड को धरातली विन्यास के आधार पर कुल 8 भागों में बांटा गया है। शिवालिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, लघु हिमालयी क्षेत्र, बृहत हिमालयी क्षेत्र, दून क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। याद रखना है दोस्तों आपको कि धरातली विन्यास के आधार पर उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। धरातली विन्यास के आधार पे उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, 8 भागों में से सबसे उत्तरी भाग कौन सा और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी भाग है दोस्तों आपका क्या, गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र सबसे दक्षिणी भाग है। और सबसे उत्तरी भाग कौन सा है दोस्तों, यह है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। क्या, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। सबसे पहले सबसे दक्षिण में आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में आता है उसको तराई क्षेत्र, फिर आता है भाबर क्षेत्र, फिर आता है शिवालिक क्षेत्र, फिर आता है दून या द्वार घाटियां, उसके बाद में आता है हमारा मध्य हिमालयी क्षेत्र, फिर आता है बृहत हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद में आता है आपका क्या, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। याद रखना आपको किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई भाबर क्षेत्र में मिलने, तराई वाले क्षेत्र में, भाबर में भी तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उत्तराखंड में अधिकांशतः पर्यटन स्थल किस क्षेत्र में स्थित है, तो शिवालिक क्षेत्र में अधिकांशतः हमारे पर्यटक स्थल स्थित है, शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है। मसूरी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है, तो मध्य हिमालयी क्षेत्र में हमारी मसूरी की पहाड़ियां स्थित है। देहरादून जनपद में मसूरी में स्थित है क्या, मसूरी की पहाड़ियां मध्य हिमालयी क्षेत्र में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फूलों की घाटी का संबंध किस क्षेत्र से, तो फूलों की घाटी दोस्तों हमारा बृहत हिमालयी क्षेत्र में आता है। ठीक है। बृहत हिमालयी क्षेत्र में क्या आता है, फूलों की घाटी आता है। फूलों की घाटी बुग्याल कहाँ स्थित है, ये भी हमारा चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है, तो उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना मसूरी में होती है। कहाँ पे, मसूरी में। ठीक है। और दिसंबर लास्ट में हमारी घटना होती है।
उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन, बादल फटना, भूकंप, बाढ़ और वनाग्नि। सर्वाधिक प्रभावित कौन करती है? भूस्खलन और बादल फटना। ठीक है। राज्य को प्रभावित करने वाली सबसे ज्यादा आपदा कौन सी है? सबसे बड़ी आपदा कौन सी है? तो भूस्खलन और बाढ़ सबसे विकट आपदा के रूप में जाने जाते हैं। उत्तराखंड भूकंप के कितने जोनों में बांटा गया? तो उत्तराखंड को दोस्तों, उत्तराखंड में तुम्हारे भूकंप के 2 जोन आते हैं, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, जोन 4 और जोन 5। जोन 4 और जोन 5 दोस्तों अति संवेदनशील जोन के अंतर्गत आते हैं। जोन 4 में हमारे कौन कौन से जनपद आते हैं? देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और वहीं जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं? पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ देगा, निम्न में से कौन सा जिला जोन 5 में नहीं आता है, अति संवेदनशील जोन में नहीं आता है भूकंप की दृष्टि से? तो याद रखना है, महान हिमालय के जो हमारे जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, इसके साथ में अल्मोड़ा और चंपावत, ये अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। और वहीं संवेदनशील जोन में 4 में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधमसिंह नगर आते हैं। उत्तरकाशी को दोस्तों जोन 5 में भी कभी कभी दिया जाता है, तो ये आपको दोनों में याद रख के जो है चलना है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा कब आई थी, या केदार और मंदाकिनी घाटी में प्राकृतिक आपदा कब आई थी, जिसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी, जो कि उत्तराखंड की सबसे विनाशकारी आपदा के रूप में जानी जाती है। इसमें 5000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी। कब आई थी? 16 से 17 जून 2013 को आई थी। इसके बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन राहत दोस्तों शुरू किया गया केदारनाथ आपदा से बचाव के लिए। ऑपरेशन सूर्या होप भी शुरू किया गया था, किसके बचाव के लिए? केदारनाथ आपदा के बचाव के लिए। ठीक है, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सूर्या होप। अगला प्रश्न है, केदार व मंदाकिनी घाटी के आपदा में सेना द्वारा राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन हुआ दोस्तों 12 जुलाई 2013। अब ये किताबों में दिया गया, लेकिन एक्चुअलिटी में जो ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों एसडीआरएफ का गठन है वो है 9 अक्टूबर 2013। तो आप दोनों ही याद कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसको सही कर सकते हैं। वैसे ऑथेंटिक आंसर जो है वो आपका 9 अक्टूबर 2013 है, एसडीआरएफ का गठन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कनवाश्रम कहाँ स्थित है? कोटद्वार में स्थित है कनवाश्रम। डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती जी, जिन्हें डोलापाली आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। किसे? जयानंद भारती जी को। ठीक है। गढ़वाल का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। पौड़ी को हिल स्टेशन कब बनाया गया? 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन बनाया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 23 नवंबर 1973 को हमारी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? 1973 को। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 15 जनवरी 2009 को दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कब? 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की गई थी? तो कण्वाश्रम में कालिदास के द्वारा महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। कहाँ पे? कण्वाश्रम में, पौड़ी गढ़वाल में। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में दोस्तों मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में की गई थी। और ये विहार कहाँ पे स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्या? सोना नदी वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा को कब और किसने बसाया था? तो अल्मोड़ा को बसाने का श्रेय जाता है राजा भीष्मचंद को, और 1530 के आसपास में इन्होंने अल्मोड़ा में खगमरा कोट का किला बनाकर अल्मोड़ा को बसाया था। ठीक है। अगला प्रश्न, कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। कहां स्थित है कार्बन नेशनल पार्क? यह 2 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। कहां पे? नैनीताल में और पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अल्मोड़ा किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो कोसी और सुयाल नदी, कोसी व सुयाल नदी के संगम स्थल पर या तट पर स्थित माना जाता है क्या? अल्मोड़ा को कोसी और सुयाल नदी, और सुयाल नदी के तट पर ही अल्मोड़ा में क्या लाखों उद्यान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संगम विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संगम विलय हुआ। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललित पुत्र भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और ये बैजनाथ मंदिर कहां स्थित है दोस्तों? बागेश्वर जनपद के गरुड़ के पास में स्थित है। क्या? बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ घाटी, जिसे रड़चूला हाट गांधी के नाम से, घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पे है हमारा क्या? बैजनाथ मंदिर। किसने? ललित पुत्र भूदेव ने इसका निर्माण कराया था। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्या? बैजनाथ मंदिर। यहीं से प्रश्न आता है दोस्तों, बागनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो बागनाथ मंदिर भी हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है, मेन बागेश्वर में यह स्थित है, सरयू और गोमती के संगम पर। और बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर जो हम कहते हैं दोस्तों, वहीं पे माना जाता है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी। भगवान लक्ष्मण ने तपोवन में। अगला प्रश्न है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। और कब? 1903 में। ठीक है। हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई? 1906 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान के विरोध में
काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन कालू मेहरा ने बनाया था। कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था और कालू मेहरा को ही उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वो रिवीजन वाले पार्ट्स या पोस्टमार्टम क्लासेज या मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। कब? 1938 में। ठीक है। और प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की थी? प्रजामंडल की स्थापना भी श्रीदेव सुमन ने की थी। कब? 1939 में। कहां की थी? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी। याद रखना है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में 1938 में, प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। कहां पे? देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? तो 1990 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित या उत्तराखंड पृथक राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। कब? 1990 में। अगला प्रश्न है, यूकेडी के विधायक थे। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड एक पृथक राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। कब? 15 अगस्त 1996 को इन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड को एक पृथक राज्य के रूप में गठित किया जाएगा उत्तर प्रदेश से अलग करके। किसने? एच.डी. देवगौड़ा। याद रखना है, 15 अगस्त 1996। अगला प्रश्न है, किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर परिवर्तन कर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड क्रांति दल ने दोस्तों 1992 में गैरसैंण का नाम परिवर्तित करके चंद्रनगर रख दिया था और इसे उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित किया था। किसने? यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसकी स्थापना 1979 में होती है। डी.डी. पंत के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्वों में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो उत्तराखंड महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुकुंद गुफा, व्यास गुफा तथा स्कंद गुफाएं उत्तराखंड में कहां स्थित हैं? तो गणेश गुफा, नारद गुफा, मुकुंद गुफा या मुचकुंद गुफा, यहाँ पे मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा, ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास में चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। क्या? गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, कहां? बद्रीनाथ के पास में, चमोली में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? तो मल्लारी गांव चमोली से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट मिला है। ठीक है, कहां से? मल्लारी गांव चमोली से। अगला प्रश्न है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो परमार शासकों को शाह की उपाधि दोस्तों लोधी वंश के शासकों के द्वारा दी गई थी। और परमार राजवंश का पहला शासक है जिसको शाह की उपाधि दी गई थी, कौन था? वो था दोस्तों बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह, जो कि परमार राजवंश का 43वां शासक होता है। इसे शाह की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दोस्तों? बहलोल लोधी के द्वारा। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी या परमारों को शाह की उपाधि देने वाला शासक कौन था? तो था बहलोल लोधी। सबसे पहला शासक कौन था? बलभद्र शाह। अगला प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मोइरा किले के नाम से भी जाना जाता है? तो अल्मोड़ा स्थित लाल मंडी के किले को दोस्तों फोर्ट मोइरा किले के नाम से या फोर्ट मोइरा किले के नाम से भी जाना जाता है। लाल मंडी किले को कहां? अल्मोड़ा में। किसने बनाया था लाल मंडी किले का निर्माण? किसने कराया था? कल्याण चंद ने लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। इसे अंग्रेजों ने फोर्ट मोइरा में परिवर्तित कर दिया था बाद में। ठीक है, वैदिक काल में उत्तराखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो वैदिक काल में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से बताया गया है। ठीक है, हिमवंत भी कहा गया है, देवभूमि कहा गया है, मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है और वाग देवी का निवास स्थल कहा गया है, बद्रीनाथ कहा गया है, केदारखंड और मानसखंड का वर्णन हम उत्तराखंड के संदर्भ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और वहीं प्रश्न पूछा था कि ये जो हिमवंत है मेनली ये हमारा बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पवित्र क्षेत्र, पुराण क्षेत्र, अनेक नामों से उत्तराखंड को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूर घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो हर्षदेव की मृत्यु के बाद में अल्मोड़ा जिले में कत्यूर घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने कत्यूरी या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में क्या वसंत देव को जाना जाता है, जो कि पहले हर्षवर्धन के कार्यकाल में उसके एक सामंत के रूप में कार्य करता था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वर्धन वंश का अंत हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद में एक अलग शासक को पराजित कर दिया जाता है 745 में। उसके बाद में वसंत देव अपना एक पृथक राज्य की स्थापना करता है, जिसे हम कहते हैं क्या कार्तिकेयपुर राजवंश। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह कब हुए? या सकलाना आंदोलन या कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? तो सकलाना आंदोलन हुआ था दोस्तों कब? 1947 में। और कीर्तिनगर आंदोलन या कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1948 में हुआ था। याद रखना है। तो सकलाना की क्रांति या सकलाना विद्रोह कब हुआ था? 1947 में। और पहले दोस्तों एक सकलाना विद्रोह हमारा सुदर्शन शाह के समय पे भी हो चुका था। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं लास्ट राजा मानवेंद्र शाह के समय पे भी एक सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था 1948 में। अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक या फिर कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा थी दोस्तों क्या? संस्कृत। और लोक भाषा क्या थी? लोक भाषा थी पाली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कालिदास ने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी। किस राजा ने
सर्वप्रथम उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का कार्य किया था। तो इष्टगण के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का कार्य किया गया था। किसके द्वारा? इष्टगण के द्वारा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इष्टगण के द्वारा, जो कि किस वंश से संबंधित था? तो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित था दोस्तों, क्या? इष्टगण। और द्वितीय परिवार निम्बर वंश का शासक था कौन? इष्टगण, जिसे निम्बर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने दोस्तों सबसे पहले कुमाऊं और गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार कर उसका एकीकरण किया और पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटना चाहा। इसी के बाद में इसका पुत्र होता है कौन? ललित सूरदेव, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर उसका पुत्र होता है भूदेव। ठीक है, उसका पुत्र होता है फिर लास्ट में भूदेव, द्वितीय परिवार का अंतिम शासक भी जाना जाता है। तो इष्टगण ने सर्वप्रथम उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, कुलिंद शासक के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ था? तो कुलिंदों के बाद में उत्तराखंड में कुछ समय तक शकु का शासन भी हुआ था, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में हुआ है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। और स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया दोस्तों? मानस खंड कहा गया कुमाऊं को। और गढ़वाल को क्या कहा गया? केदार खंड कहा गया है। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय पे हुआ सर्वाधिक? तो खसो के समय पे कुमाऊं में सर्वप्रथम या उत्तराखंड में सर्वप्रथम क्या हुआ? सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों को ब्रंगतुंग कहा गया है। गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुर गढ़ी में गढ़वाल के परमार शासकों की प्रथम राजधानी थी। कहाँ पे? चांदपुर गढ़ी में। उसके बाद में 37वां शासक होता है अजयपाल, जो कि चांदपुर गढ़ी से पहले अपनी राजधानी को देवलगढ़ स्थानांतरित करता है 1512 के आसपास में। और उसके बाद में 1517 के आसपास में ही ये अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर देता है। फिर दोस्तों 1517 से लेकर के 1804 तक, जब तक परमार राजवंश शासन करता है, उनकी राजधानी कहाँ होती है? श्रीनगर में ही होती है, याद रखना आपको। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? चांदपुरगढ़ी में। गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया? 1790 में। गढ़वाल पर अधिकार कब किया? 1804 होगा। गढ़वाल पर अधिकार कब किया? 1804 में। कुमाऊं पर पहला आक्रमण कब किया? 1790 में। गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया? 1791 में। गढ़वाल में दूसरा आक्रमण कब किया? 1803 में। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। कुमाऊं में कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष। गढ़वाल में कितना? 10.5 वर्ष। ठीक है, 1804 से 1815 तक गढ़वाल में शासन किया था। शकों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ? कुषाणों का हुआ। ठीक है, तो कुलिंदों के बाद में शकों का, शकों के बाद में कुषाणों का। स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड नाम से जाना जाता है और स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि उत्तराखंड का सबसे या एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना या सबसे बड़ा कागज मिल कहाँ स्थित है? तो लालकुआं नैनीताल में उत्तराखंड की सबसे बड़ी कागज कारखाना या कागज मिल स्थित है। याद रखने का पे लालकुआं नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, जिसे हम सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल के नाम से या सेंचुरी पेपर मिल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है? लालकुआं में। उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। और हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व दोस्तों किया गया था किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित बागनाथ मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के मंदिर के रूप में बागनाथ मंदिर को जाना जाता है, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है, सरयू और गोमती के संगम स्थल के रूप में स्थित है। ठीक है, और बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मी चंद के द्वारा कराया गया था 1602 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, नानक सागर कहाँ स्थित है? नानक सागर दोस्तों या नानक सागर बांध कहाँ पे स्थित है? नानक सागर या नानक मत्ता गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? तो ये उधम सिंह नगर जनपद के नानक मत्ता में स्थित है नानक सागर बांध, नानक मत्ता गुरुद्वारा। ठीक है, और ये नानक सागर या नानक मत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? आयोग ने पूछा है दोस्तों, और आंसर क्या था? सरयू नदी के तट पर स्थित माना जाता है नानक मत्ता को। और सरयू ऑप्शन में नहीं होगा तो आप नंदौर को भी सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में स्थित बागनाथ मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है क्या बागनाथ मंदिर? ज्वालपा देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नयार नदी के तट पर दोस्तों हमारा ज्वालपा नदी का मंदिर स्थित है। कहाँ पे? नयार नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है, हरिद्वार जनपद के रुड़की में पिरान कलियर स्थित है। ठीक है, पिरान कलियर में किसकी दरगाह स्थित है? तो साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह हमारा पिरान कलियर रुड़की में स्थित है। शंकराचार्य का ज्योतिष मठ कहाँ स्थित है या शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्योतिष मठ जोशी मठ को शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। या शंकराचार्य का ज्योतिष मठ कहाँ स्थित है? तो ये जोशी मठ में स्थित है। ठीक है, और वही समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है पूछा जाएगा? तो समाधि स्थल दोस्तों केदारनाथ में स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में हरकी-दून स्थित है? तो हरकी-दून बुग्याल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे करना है उत्तरकाशी जनपद में हमारा हरकी-दून बुग्याल स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी याद रखना है आपको, टिहरी काट दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाखामंडल शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो लाखामंडल शिलालेख दोस्तों यहाँ से हमें राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है, यह जौनसार बाबर जनपद, जौनसार बाबर क्षेत्र में देहरादून जनपद में स्थित है क्या लाखामंडल का शिलालेख? ठीक है, और लाखामंडल कौन कौन सी नदियों के तट पर स्थित है? तो यह संगम स्थल पर स्थित है, तो रिकवाड़ और यमुना के संगम स्थल पर स्थित माना जाता है लाखामंडल को, जो कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, यादवों के क्षेत्र के रूप में भी पहले इस क्षेत्र को जाना जाता था जौनसार बाबर में। ठीक है, और राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख हमें यहाँ से
मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? तो गुरु देवता के मंदिर में लोग न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में न्याय का देवता के रूप में भी गुरु देवता को जाना जाता है और वहीं न्याय की देवी के रूप में कोटगाड़ी देवी माता को जाना जाता है, जिनका मंदिर पांखू पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, कोटगाड़ी देवी माता मंदिर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में गुरु देवता जाने जाते हैं न्याय के देवता के रूप में। अगला प्रश्न है, दूनागिरी नामक धार्मिक स्थान किस प्राचीन देवी देवता के लिए जाना जाता है? तो दूनागिरी नामक जो धार्मिक स्थान है वह दुर्गा माता के प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। और जो ये दूनागिरी मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दूनागिरी मंदिर हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है हमारा क्या? दूनागिरी नामक मंदिर। और वहीं दूनागिरी पर्वत पूछेगा या दूनागिरी ग्लेशियर पूछेगा तो याद रखना है दोस्तों आपको कहाँ पे? चमोली में। और दूनागिरी मंदिर पूछेगा तो दूनागिरी मंदिर हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित द्वाराहाट के पास में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कहाँ लगता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला, सबसे लंबा मेला लगता है कहाँ पे? पूर्णागिरी मेला, जो कि कहाँ लगता है? टनकपुर चंपावत जनपद में पूर्णागिरी मेले का आयोजन होता है। पूर्णागिरी मंदिर भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पूर्णागिरी मंदिर भी हमारा चंपावत जनपद के टनकपुर के पास में ही स्थित है पूर्णागिरी मंदिर। ठीक है, याद रखना दोस्तों आपको। ठीक है, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित मंदिर के रूप में भी पूर्णागिरी मंदिर को जाना जाता है, जहां पर पूर्णागिरी मेला लगता है। वहीं एक दोस्तों पूर्णागिरी मंदिर यहाँ पे भी स्थित है और एक पूर्णागिरी शक्तिपीठ भी इसे कहा जाता है। और एक दोस्तों पूर्णागिरी मंदिर हमें जोशीमठ के आसपास चमोली में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जियारानी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो जियारानी मेला लगता है दोस्तों कहाँ पे? रानीबाग में। रानीबाग होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी काशीपुर में भी मनाया जाता है, लेकिन काशीपुर में बाला सुंदरी मेला है। बाला सुंदरी मेला पूछेगा तो काशीपुर में, चैंती मेला पूछेगा तो काशीपुर में, और वहीं जिया रानी का मेला पूछेगा तो रानीबाग में। जिया रानी का मेला लगता है कहाँ पे? रानीबाग नैनीताल में। ठीक है, प्रसिद्ध गौचर मेला का प्रारंभ हुआ था 1943 में दोस्तों। बर्नेडी के द्वारा गौचर मेले का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? बर्नेडी के द्वारा। ठीक है, और किस जनपद में लगता है? चमोली जनपद में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला कब लगता है? तो उत्तरायणी मेला दोस्तों 13-14 जनवरी को लगता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और मकर संक्रांति के दिन ये हमारा मेला लगता है। और उत्तराखंड में सबसे बड़ा उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बागेश्वर जनपद में। ठीक है, बागेश्वर जनपद। और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? तो बागेश्वर जनपद में लगने वाला उत्तरायणी कौतिक मेला ही दोस्तों सबसे प्राचीन मेले के रूप में जाना जाता है। प्रमुख रूप से उत्तराखंडी मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में, सरयू और गोमती नदी के संगम पर। उत्तराखंड में हरेला क्या है? तो हरेला राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। क्या? हरेला। ठीक है, उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधरोपण से संबंधित पर्व के रूप में हरेला पर्व को जाना जाता है। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सारी किताबों में 5 जुलाई दिया गया और बहुत सारी किताबों में 16 जुलाई दिया गया है, तो आप दोनों ही नोट करते हुए चलिएगा हरियाली दिवस। अगला प्रश्न है, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो बुखाल मेला पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। ठीक है, श्री नागराज देवता मेला कहाँ लगता है? तो उत्तरकाशी में श्री नागराज देवता मेला लगता है। देवीधुरा मेला वाराही देवी मंदिर में लगता है दोस्तों, देवीधुरा नामक स्थान पे। ठीक है, कहाँ पे? चंपावत जनपद में लगता है देवीधुरा मेला, जिसे आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से या बग्वाल मेले के नाम से या पाषाण युद्ध मेले के नाम से भी जानते हैं। कहाँ? वाराही देवी मंदिर चंपावत में लगता है देवीधुरा मेला। नागराजा देवता मेला कहाँ पे? उत्तरकाशी में। बुखाल मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है। सेम मुखेम किससे संबंधित है? तो नाग मंदिर से संबंधित है दोस्तों। क्या? सेम मुखेम। और सेम मुखेम नाग देवता मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है सेम मुखेम नाग देवता मंदिर। 2016 वीडियो के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेम मुखेम को और किस नाम से जाना जाता है? सेम मुखेम नागराजा नाम से जाना जाता है। कटारमल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटारमल मंदिर दोस्तों हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला प्रमुख देवता कौन है? तो सूर्य देवता का मंदिर है। क्या? कटारमल मंदिर सूर्य देवता का उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध मंदिर के रूप में कटारमल देवता मंदिर को जाना जाता है। और इस मंदिर के संस्थापक कौन थे? कटारमल थे। कौन? राजा कटारमल, जो कि कत्यूरी शासक थे। उन्होंने कटारमल सूर्य देवता मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पे? कटारमल, अल्मोड़ा जनपद में। याद रखना दोस्तों आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासु देवता की पूजा किस स्थान पर होती है? तो महासु देवता की पूजा दोस्तों देहरादून में होती है। ठीक है, और जौनसार बाबर के या जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में महासु देवता को जाना जाता है। इनका मंदिर महासु देवता मंदिर भी कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। देहरादून और उत्तरकाशी की में से सीमा पर यह स्थित है। महासु किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता है? तो जौनसारी जनजाति के प्रसिद्ध देवता के रूप में महासु देवता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल में चलौंदा या घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो चलांदा देवता के नाम से महासु देवता को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल के बाद में आयोजित होती है? तो बड़ी नंदराज यात्रा दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है। क्या? नंदाराज यात्रा लास्ट टाइम कब हुई थी? 2014 में। और कितने किलोमीटर की है? 280 किलोमीटर की यात्रा है। क्या? नंदाराज यात्रा चमोली जनपद में इसका आयोजन होता है। और हिमालय की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, सबसे पुरानी लंबी पैदल यात्रा के रूप में भी नंदाराज यात्रा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है उसका? तो गुजरदेव मंदिर। तो द्वाराहाट में स्थित है क्या? गुजरदेव मंदिर, जिसे ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्यतः आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पिथौरागढ़ को देनी है। पिथौरागढ़ में भी आपका क्या है? ध्वज मंदिर स्थित है। ध्वज खंडेनाथ मंदिर हमारा कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। और द्वाराहाट में भी दोस्तों एक ध्वज मंदिर स्थित है, जिसे वर्तमान में गुजरदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुजरदेव मंदिर पूछेगा तो द्वाराहाट। कौन सी जनजाति भूमिसेन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा जनजाति दोस्तों क्या? भूमिसेन देवता की पूजा करती है, बोक्सा। उत्तराखंड में पंच केदार कौन कौन से हैं? पंच केदार में दोस्तों केदारनाथ, तुंगनाथ,
रुद्रनाथ, मदमेश्वरनाथ, कल्पनाथ, ये पंच केदार हैं, ठीक है, जिसमें से 2 केदार हमारे रुद्रनाथ और कल्पनाथ कहाँ स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। बाकी मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। छोटा कैलाश या आदि कैलाश कहाँ स्थित है, तो छोटा कैलाश या आदि कैलाश दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। और छोटा कैलाश या आदि कैलाश यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये भी पिथौरागढ़ में ही किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और पाताल भुवनेश्वर मुख्यतः क्या है दोस्तों, तो एक गुफा है जहां पर माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थल के रूप में इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है दोस्तों, कौन सा, वो है केदारनाथ। केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वही भारत स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रबदनी मंदिर किस देवी के लिए प्रसिद्ध है, तो चंद्रबदनी मंदिर दोस्तों माता सती के रूप में प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है चंद्रबदनी मंदिर, तो ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है चंद्रबदनी मंदिर, ठीक है। और ये कौन से पर्वत पर स्थित है, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है क्या चंद्रबदनी मंदिर, कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। वहीं चंद्रबनी कहाँ है, तो चंद्रबनी पूछेगा दोस्तों, वो हमारा स्थित है कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। गौतम कुंड नाम से भी उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नैना देवी मंदिर किस झील के समीप स्थित है, तो नैना देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में दोस्तों हमारा नैना देवी मंदिर स्थित है। और यह नैनी झील के पास में स्थित है, कौन सी, नैनी झील या नैनीताल झील के पास में यह स्थित है। ऐसे ही दोस्तों एक प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ताल के किनारे नंदा देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है, नंदा देवी का मंदिर स्थित है, तो बेनीताल था उसका आंसर, ठीक है, बेनीताल। और ये बेनीताल कहाँ स्थित है, ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है बेनीताल। अभी आबकारी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि नैना देवी मंदिर किस झील के निकट स्थित है, तो नैनीताल के निकट स्थित है क्या नैना देवी मंदिर, नैनीताल झील के किनारे पर ही स्थित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न अगला है, व्यास गुफा कहाँ पे स्थित है, तो व्यास गुफा दोस्तों चमोली जनपद में माणा गांव के पास में स्थित है क्या, व्यास गुफा, ठीक है, बद्रीनाथ के पास में। वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का प्रसिद्ध मेला लगता है, या नंदा देवी का मेला सबसे पहले आरंभ हुआ था, कौन सा था, अल्मोड़ा। और नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, अल्मोड़ा में ही स्थित है नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्व मेला कहाँ मनाया जाता है, तो जौनसर बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है क्या विश्व मेला। कंडाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कंडाली महोत्सव दोस्तों चौंदास क्षेत्र पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, चौंदास घाटी या देवास घाटी में हमारा कंडाली महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, मछली मारने का मौड़ उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है, तो मछली मारने का जो मौड़ उत्सव है, जिसे हम ढहोत्सव नाम से भी कभी कभी जानते हैं, यह अलगार नदी के तट पर खेला जाता है, ठीक है। तो मौड़ मेला, मौड़ मेला कहाँ लगता है, मौड़ मेला दोस्तों मछली मारने के एक प्रसिद्ध उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, मेनली टिहरी गढ़वाल जनपद में इसका आयोजन होता है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। और मौड़ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है, तो अलगार नदी के तट पर हमारा मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें टिंचरू पाउडर का प्रयोग करके मछलियों को बेहोश किया जाता है, और मछली मारने के एक प्रसिद्ध मेले के रूप में भी मौड़ मेले को जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध मेला है दोस्तों हमारा कहाँ का, टिहरी गढ़वाल जनपद का, या ठीक है, या हम कह सकते हैं जौनपुर क्षेत्र का, जौनपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले के रूप में भी मौड़ मेले को ही जाना जाता है, ठीक है। अलगार नदी के किनारे लगता है, मछली पकड़ने या मछली मारने के कारण प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार का दोस्तों जो मौड़ मेला है जो जौनपुर क्षेत्र में लगता है टिहरी गढ़वाल जनपद के आसपास में, इसी प्रकार का एक मेला कुमाऊं में भी लगता है, जिसे हम कहते हैं क्या ढहोत्सव नाम से, या मासी मेला, मासी मेला लगता है जिसे ढहोत्सव नाम से भी जानते हैं, अल्मोड़ा के मासी में, उसे भी मछली पकड़ने वाले मेले के नाम से जाना जाता है। और ये मौड़ मेले की शुरुआत कब से हुई थी, ऐसा माना जाता है कि 1866 में मौड़ मेले की शुरुआत करता है हमारा कौन, भवानी शाह, भवानी शाह, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो पाली बछाऊ, जौनसार रवाई, या फिर हम कह सकते हैं जौनपुर क्षेत्र, मेनली दोस्तों जौनपुर में आयोजित होता है मौड़ मेला, जौनपुर क्षेत्र में, ठीक है, जौनपुर क्षेत्र में, जौनपुर जौनसार में भी होता है, रवाई में भी होता है, मुख्यतः जौनपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मौड़ उत्सव सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था, तो मौड़ उत्सव सबसे पहले दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह किया गया था भवानी शाह के द्वारा। भवानी शाह को याद रखना है दोस्तों, कब, 1866 में, ठीक है। अब बहुत सारी किताबों में 1911 भी दिया गया है, 1911 नरेंद्र शाह भी दिया गया है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आपको भवानी शाह ही करना है, भवानी शाह नहीं होगा तो नरेंद्र शाह के साथ में भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजशाही के जमाने में अलगार नदी का मौड़ उत्सव किस नाम से जाना जाता था, तो इसे राजमौड़ उत्सव के नाम से जाना जाता था, क्या राजमौड़ उत्सव के नाम से। मानेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो चंपावत में लगता है दोस्तों क्या मानेश्वर मेला, चंपावती में मायावती आश्रम के पास में हमारा मौड़ मेले का आयोजन, सॉरी मानेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। मानेश्वर मेला कहाँ पे, चंपावत में। बालेश्वर मेले का आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है, चंपावत में ही किया जाता है। प्रसिद्ध झंडा मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो झंडा मंडा मेला लगता है कहाँ पे, देहरादून में, देहरादून में लगता है क्या झंडा मेला, ठीक है, गुरु राम राय गुरुद्वारा के पास में ही। झंडा मेला किसकी प्रतिष्ठा में मनाया जाता है, तो गुरु राम राय की प्रतिष्ठा में हमारा झंडा मेले का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। और झंडा मेले की शुरुआत कब से हुई थी, 1699 से ऐसा माना जाता है कि झंडा मेले की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुकुंदी लाल गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। और सम नोट्स ऑन मौलाराम पुस्तक के लेखक भी कौन है, मुकुंदी लाल जी है। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था, तो ये भी दोस्तों मुकुंदी लाल जी के द्वारा ही रखा गया था। उत्तराखंड में वन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो 1977-1978 में दोस्तों उत्तराखंड में वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और उत्तराखंड सबसे पहली बार बंद कब हुआ था, तो उत्तराखंड में, जैसे हम कहते हैं ना आज भारत बंद है, आप उत्तराखंड बंद है, इसी प्रकार से उत्तराखंड सबसे पहली बार
कब बंद हुआ था? फरवरी 1978 में सबसे पहले उत्तराखंड बंद हुआ था, फरवरी 1978 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को उत्तराखंड में कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। और कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है मानेक बुग्याल। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि किसे जाना जाता है? तो कुमाऊनी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है किसे? गुमानी पंत जी को। किसको? गुमानी पंत जी को। नुड़ाई मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो नुड़ाई मेले का आयोजन दोस्तों जौनसर बाबर क्षेत्र देहरादून में होता है। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट जी को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी नाम से जाना जाता है। वहीं पहाड़ों का राजा नाम से किसे जाना जाता है? जो चक्राता को पहाड़ों का राजा नाम से जाना जाता है। किसे? चक्राता को। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है भुवनेश्वरी देवी मेला। उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है क्या? देहरादून को लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है, वन नगर के नाम से भी जाना जाता है, सैनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, विज्ञान नगर के नाम से भी देहरादून को ही जाना जाता है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है क्या? पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया था? तो 5 जो ये जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, इसको अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। कब? 1967 में। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी या लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी मसूरी में स्थित है, देहरादून जनपद के मसूरी में स्थित है, जिसे लवासा नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में सातताल झील कहाँ स्थित है? तो नैनीताल जनपद में दोस्तों हमारी सातताल झील स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये प्रश्न अभी छोड़ दीजिए दोस्तों। अब वनों का क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर जैसे कुछ राजस्व विभागाधीन इस प्रकार के वन भी होते हैं, कुछ हमारे ओपनली वन भी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऋषिकेश दोस्तों हमारा गंगा तथा चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। क्या? ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित माना जाता है दोस्तों। किसको? ऋषिकेश को। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2018 में उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो पंकज सेमवाल जी को 2018 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? पंकज सेमवाल को, ठीक है। अगला दोस्तों जो ये प्रश्न है ना कि ये कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसमें आंसर 4 दिया गया। ये होगा कि प्रशासनिक आधार पे उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 4 हो जाएगा। वन विभागाधीन, राजस्व विभागाधीन, वन पंचायताधीन और निजी एवं अन्य संस्थाधीन, ठीक है। और वैसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मुख्यतः 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक विभाजन के आधार पर 4 प्रकार के। इंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? 1905 में इंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म हुआ था। बराज लोकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जौनपुर तथा जौनसार क्षेत्र में बराज लोकोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉल ऑफ द माउंटेन्स नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो हरिदत्त भट्ट जी कॉल ऑफ द माउंटेन्स नामक रचना के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार में भारत में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में वन विभाग की स्थापना होती है कब? 1864 में डिस्ट्रिक्ट डेंटिस्ट के द्वारा, जो कि प्रथम वन महानिदेशक बने थे, उनके द्वारा भारत में वन विभाग की स्थापना की जाती है। वहीं दोस्तों कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है। और टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब होती है? तो टिहरी में 1885 में वन विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन हुआ था। और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पे हमारी वन पंचायत स्थित है। और दोस्तों इसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, आप सर्च करिएगा, उत्तराखंड के प्रमुख वन बाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। 1 घंटे का वीडियो है, पूरा वनों का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो डिट्रिच ब्रेंटिस प्रथम महानिरीक्षक थे, ठीक है। उत्तराखंड में चीड़ के वृक्षों से लीसा निकालने का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? 1890 में दोस्तों चीड़ के वृक्षों से हमारे लीसा निकालने का कार्य शुरू हुआ था। चीड़ के वृक्षों से हमें क्या मिलता है? लीसा मिलता है। और पिरूल की प्राप्ति, जिससे अभी बिजली बन रही है, पिरूल से बिजली बनने का प्रोजेक्ट बनाया गया है, यह भी हमें चीड़ के वृक्ष से ही दोस्तों प्राप्त होता है। चीड़ किस वन का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है दोस्तों? तो कौणधारी वन। कौणधारी वन के एक प्रमुख वृक्ष के रूप में दोस्तों चीड़ को जाना जाता है, ठीक है, कौणधारी वन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 में हुई थी, बता चुका हूं। हेनरी रैमजी ने कुमाऊं में वन बंदोबस्त कब किया था? 1861 में हेनरी रैमजी जी के द्वारा कुमाऊं में सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया गया था। उत्तराखंड में टोटल हमारे कितने 12 बंदोबस्त हुए थे, ठीक है। सबसे पहला बंदोबस्त कुमाऊं में 1815 में ई गार्डनर ने किया था और गढ़वाल में 1816 में कमिश्नर ट्रेल ने किया था। अंतिम बंदोबस्त 1960-64 में हुआ था, ठीक है, 1960-64 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हेनरी रैमजी ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था को कब बंद किया? 1858 में हेनरी रैमजी ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था को बंद किया। हेनरी रैमजी जिससे कुमाऊं का राजा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सबसे लोकप्रिय कमिश्नर के रूप में भी हेनरी रैमजी को ही जाना जाता है। कुमाऊं का राजा या किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से हेनरी रैमजी को जाना जाता है। और दोस्तों मैंने एक उत्तराखंड के प्रमुख कमिश्नर वाली वीडियो भी बनाई हुई है, सारे कमिश्नर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने वहां पे बता दिया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, याद रखना आपको। अगला है, खुलकुड़ा नौला कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो खुलकुड़ा नौला उत्तराखंड में कहाँ पे?
उत्तरकाशी जनपद में स्थित है खुलकुड़ा नौला, ठीक है। उत्तराखंड में जाह्नवी नौला कहाँ स्थित है? तो गंगोली हाट में स्थित है दोस्तों, क्या? जाह्नवी नौला, जाह्नवी नौला। खोली बिटार नौला उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरकाशी में खोली बिटार नौला स्थित है। बालेश्वर नौला उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? तो चंपावत में स्थित है, क्या? बालेश्वर नौला। और उत्तराखंड में एक हथिया नौला या एक हथिया, हाँ एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है, एक हथिया नौला, ठीक है। कहाँ पे? चंपावत में। ये नौले कुछ इंपोर्टेंट है, ठीक है। धारा नौला कहाँ स्थित? धारा नौला, तो धारा नौला दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, क्या? धारा नौला। अगला प्रश्न है, राज्य में चाय उत्पादन की 5 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें जिनके नाम क्या क्या है? तो चाय उत्पादन की 5 फैक्ट्रियों में कौसानी, बागेश्वर, घोड़ाखाल, नैनीताल, चमोली और चंपावत, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होती है? 5 फैक्ट्रियां स्थित है। तो कौसानी में है, बागेश्वर में है, घोड़ाखाल में है, नैनीताल में है और चमोली में है, ठीक है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है, कब? 1909 में। राजकीय उद्यान या चौबटिया उद्यान की स्थापना कब होती है दोस्तों? चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में होती है। बहुत सारी किताबों में ये 1860 के दशक में मिलेगा दोस्तों, लेकिन आप दोनों ही नोट करिएगा कि राजकीय चौबटिया उद्यान या प्रथम सरकारी जो हमारा उद्यान था, क्या? चौबटिया उद्यान की स्थापना कब होती है? 1860 में होती है, ठीक है। 1869 में होती है, क्या? 1869 में, ठीक है। और 1869 ऑप्शन में नहीं होगा, तभी आपको 1860 ही मारना है। तो प्रथम सरकारी उद्यान चौबटिया उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा चौबटिया में स्थित है। और चौबटिया कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत के पास में स्थित है चौबटिया। वहां पे हमारी प्रथम सरकारी उद्यान या चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, कब? 1869 में। और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कहाँ पे स्थित है? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और जूलीकोट में हमारा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजकीय उद्यान चौबटिया में एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो चौबटिया जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में की जाती है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अंतर्गत भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कब स्थापित किया गया? तो इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन हमारा भोपाली में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1943 में इसकी स्थापना की गई थी, 1943 में। तो प्रश्न अगला वही है कि भोपाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972 में पारित किया गया था और इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही दोस्तों हमारा उत्तराखंड में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, याद रखना दोस्तों आपको ये पॉइंट भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का रत्न कौन उत्तराखंड का रत्न कौन सा स्थान कहलाता है? तो उत्तराखंड का रत्न दोस्तों हमारा देवप्रयाग को उत्तराखंड का रत्न नाम से जाना जाता है। किसको? देवप्रयाग उत्तराखंड का रत्न नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जलेश्वर मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कर्णप्रयाग में दोस्तों जलेश्वर मंदिर स्थित है। रम्माण का शुभ मुहूर्त किस पर्व पर निकाला जाता है? तो वैसाखी पर्व पर हमारा रम्माण का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। रम्माण उत्सव दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनेस्को के द्वारा भी रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इसका शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, क्या? वैसाखी के दिन, ठीक है। और रम्माण उत्सव चमोली जनपद में आयोजित होता है। एक संवादहीन या संवाद विहीन उत्सव के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों। और रम्माण उत्सव किसके लिए फेमस है दोस्तों? मुखौटा नृत्य शैली के लिए हमारा प्रसिद्ध माना जाता है, क्या? रम्माण उत्सव। तो मुखौटा नृत्य के लिए कौन सा उत्सव हमारा दोस्तों प्रसिद्ध है? तो रम्माण उत्सव, ठीक है। और रम्माण उत्सव के साथ साथ दोस्तों एक और उत्सव है उत्तराखंड में, क्या? हिल यात्रा उत्सव या हिल यात्रा पर्व, जो भी वो भी हमारा मुखौटा शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन मुख्यतः पूछा जाएगा कि मुखौटा नृत्य शैली का आयोजन रम्माण उत्सव के दौरान किया जाता है। कहाँ लगता है? चमोली जनपद में आयोजित होता है। सलूल डुंगरा चमोली में प्रसिद्ध है हमारा, क्या? रम्माण उत्सव या रम्माण महोत्सव, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान भारती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देवेंद्र मेवाड़ी ने किसान भारती पत्रिका जी का संपादन किया था, ठीक है। जगनी मेला कहाँ और कितने सालों बाद लगता है? तो जगनी मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में 15 सालों के अंतराल में किया जाता है, क्या? जगनी मेला कहाँ पे? पिथौरागढ़ में कितने सालों के बाद? 15 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला योगा ग्राम कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का पहला योगा ग्राम है दोस्तों, क्या? पवलिया गांव, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, राज्य का पहला योगा गांव है। अगला प्रश्न है, उत्तर गढ़वाल पुनर्जागरण के पिता किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल में पुनर्जागरण के पिता के रूप में चंद्रमोहन रतुड़ी जी को जाना जाता है और गढ़वाल जागरण का पितामह के नाम से तारादत्त गहरोला जी को जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट नोट करिएगा कि गढ़वाल पुनर्जागरण का पितामह कौन? चंद्रमोहन रतुड़ी। और गढ़वाल जागरण का पितामह कौन? तारादत्त गहरोला। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम में आपके लिए, ठीक है। और वहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह नाम से दोस्तों विश्वम्भर दत्त चंदोला को जाना जाता है। विश्वम्भर दत्त चंदोला जी को पत्रकारिता का भीष्म पितामह नाम से जाना जाता है। और विश्वम्भर दत्त चंदोला ऑप्शन में नहीं होगा तो परिपूर्णानंद पैन्यूली जी को भी उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मायापुर हाट किस स्थान का पौराणिक नाम है? तो हरिद्वार को दोस्तों मायापुर हाट नाम से भी जाना जाता था। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक स्मिथ के द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी गई थी। इसी पुस्तक में वैली ऑफ फ्लावर्स में ही फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी के बारे में बताया था, ठीक है। फूलों की घाटी के खोजकर्ता भी यही है। कुमाऊं में कौन
सी आदिम जाति सर्वाधिक जानी जाती है? ठीक है, तो कौन सी आदिम जाति सर्वाधिक मानी जाती है? तो खस को सर्वाधिक आदिम जाति के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं पे गुरखा शासन 25 वर्ष तक रहा था। हरकीदुन घाटी में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो हरकीदुन घाटी में दोस्तों सुपिन नदी बहती है। रूपिन सुपिन नदी आपने सुना होगा ना, तो सुपिन नदी बहती है क्या हरकीदुन घाटी में। कुमाऊं में प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूर राजवंश को कुमाऊं के प्रथम राजवंश के रूप में जाना जाता है, उत्तराखंड के प्रथम राजवंश के रूप में, ऐतिहासिक राजवंश के रूप में जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत का कुर्मांचल पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वो है जूनिया। क्या है? जूनिया। अगला प्रश्न है, राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को कब प्राप्त हुए थे? तो 14 मई 1804 को राजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी खुड़बुड़ा के युद्ध में। तो खुड़बुड़ा का युद्ध भी कब हुआ था? 14 मई 1804 को हुआ था। शंकराचार्य जी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? केदारनाथ में। ठीक है, टीजी नगर के संस्थापक सुदर्शन शाह पहले करा चुका हूँ। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी की प्रथम रचना हार, बता दिया था पहले भी। दिल्ली झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिंतामणि पालीवाल जी हैं। अगला प्रश्न, ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? केलांग जी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक कौन है दोस्तों? तो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी है किसने? इंद्र सिंह नयाल ने। और यह पुस्तक दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। क्या? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्र सिंह नयाल है। ठीक है, गढ़वाल जाति प्रकाश के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट शास्त्री जी हमारी गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। कौन? बालकृष्ण शास्त्री भट्ट जी। कालसी अभिलेख को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कालसी अभिलेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहा जाता है। कालसी को ही दोस्तों चित्रशिला नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर में स्थित है कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल। कहाँ पे? गोपेश्वर में, चमोली जनपद में। अगला और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में कुली बेगार को एक रक्तविहीन क्रांति बताया था? तो यंग इंडिया के एक लेख में महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को, जो कि 13 से 14 जनवरी या 14 से 15 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित उत्तरायणी कौतिक मेले के आयोजन पर कुली बेगार आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसी आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया के लेख में रक्तविहीन क्रांति बताया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 225 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड थे, जो कि पहले शायद मैं आपको करा चुका था, लेकिन 200 आपके इसमें बिल्कुल नए क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोगों का इन वीडियोस को देख के अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों, और कोशिश रहेगी कि एग्जाम में आपको इन वीडियो से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले। और अभी भी कहूंगा, अगर पोस्टमार्टम क्लासेज नहीं देखी है तो वो क्लासेज दोस्तों आप जरूर देख के जाएं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। धन्यवाद।